नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन चैनल में। और आज इसके इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करें। देखिए, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जब आप सप्रसंग व्याख्या किसी गद्यांश की या काव्यांश की करने बैठेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। काव्यांश की व्याख्या के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। 5 बिंदु ही उसमें थे और 5 ही बिंदु इसमें है। यदि आप इन 5 बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे और आप इनमें ठीक ठीक तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे वो 6 नंबर का हो प्रश्न, चाहे वो 8 नंबर का हो, चाहे वो 10 नंबर का हो। 11वीं और 12वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड में सामान्यतः इस वर्ष 6 नंबर का है गद्यांश और 6 नंबर का ही काव्यांश है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें 5 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला बिंदु होता है संकेत स्थल, दूसरा होता है संदर्भ, तीसरा प्रसंग, चौथा व्याख्या और 5वां होता है विशेष। तो आइए पहले इन बिंदुओं को समझ लेते हैं। बिंदुओं को समझने के बाद फिर हम एक 11वीं कक्षा का गद्यांश और एक 12वीं कक्षा का गद्यांश दोनों ही उदाहरणों को देखेंगे, दोनों को ही स्पष्ट करेंगे। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं तो 11वीं वाला भी आपके काम का है, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी 12वां वाला भी काम का है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है संकेत स्थल। ये क्या होता है कि गद्यांश के प्रारंभ के 2 या 3 शब्द, उसके बाद हम डॉट 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 लगाते हैं 1 या 2 लाइनों में, और उसके बाद हम अंत के 2 या 3 शब्द लिख देते हैं और पूर्ण विराम लगा देते हैं। जो गद्यांश, जैसे कि आपके लिए अथवा में आया है, 2 गद्यांश हैं अथवा में और उनमें से आपको एक करना है। तो जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा करना चाहा है। तो हम संकेत के रूप में हम प्रारंभ के 2-3 शब्द और अंत के 2-3 शब्द लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि आपने कौन सी व्याख्या की है। तो इसमें प्रारंभ के 2-3 शब्द लिखेंगे और अंत के 2-3 शब्द लिखेंगे, इसी को हम संकेत स्थल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यह लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? एक गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ किस रचना से लिया गया है और पुस्तक का नाम। ये चीजें आप उसमें बताते हैं। आप उसमें विधा भी बता सकते हैं। और जो पाठ है, यदि उस लेखक की किसी बड़ी रचना से यदि उसको लिया गया है एक अंश को, तो आप उसका नाम भी बता सकते हैं। इसको लिखना कैसे है? संदर्भ लिखेंगे नंबर 2 डाल करके, और इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ, या पाठ का नाम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे इसको, से लिया गया है। इसके रचयिता, यहां लेखक का नाम लिखेंगे। यदि काव्यांश है तो काव्यांश में फिर कवि का नाम लिखेंगे और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यह पाठ लेखक द्वारा रचित उस ग्रंथ का नाम लिख देंगे जिस बड़ी रचना से वो लिया गया है। यह आपका संदर्भ होगा। आप इसमें विधा का नाम भी बता सकते हैं कि यह कहानी विधा का पाठ है। तो इस तरह से यह संदर्भ लिखा जाएगा। 2 पॉइंट आपके पूरे होते हैं। तीसरा है प्रसंग। प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसंग आपने नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि प्रसंग व्याख्या से पहले की चीज है। गद्यांश से पूर्वापर संबंध बताते हैं प्रसंग में, कि जो गद्यांश में व्याख्या आपके लिए दी जा रही है, आप उसका व्याख्या कैसे करेंगे, उससे पहले आपको प्रसंग में बताना है कि गद्यांश से पहले क्या चर्चा चल रही है पाठ में, या उस पाठ में मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है। तो हम उसे गद्यांश से, उस व्याख्या से पहले रख देंगे। कोई घटना या बात जो पाठ में पहले से चली आ रही है उसके बारे में बताते हैं। अलग पाठ और गद्यांश का प्रसंग भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हर पाठ का प्रसंग एक ही है ना। एक पाठ में जितने भी गद्यांश हैं उन सब में प्रसंग अलग अलग हो सकता है, उस गद्यांश की घटना के आधार पर, उस गद्यांश की कथा के आधार पर। तो जैसा गद्यांश है वैसा ही उसका प्रसंग होगा। यह तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने संकेत स्थल, संदर्भ, प्रसंग लिखा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं व्याख्या पर, कि व्याख्या क्या चीज होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो होता है व्याख्या। यदि आपने व्याख्या नहीं लिखी, संदर्भ, प्रसंग और आपने विशेष लिख दिया है तो आपको नंबर कम मिलेंगे, कट जाएंगे। और हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपके चेक करे या ना भी करे, हो सकता है उसको क्रॉस भी कर दे।
क्योंकि व्याख्या तो आपने लिखी नहीं है। व्याख्या क्या होती है कि गद्यांश को विस्तार से समझा कर लिखना है। उसमें यदि किसी प्रसंग पर या किसी महत्वपूर्ण विचार पर प्रकाश डाला गया है तो उसे भी समझा कर लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसे विस्तार देना होता है, उसमें कथनों का, कठिन शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट करना होता है। कहने का आशय है कि व्याख्या जो होती है वो उस गद्यांश का विस्तार होती है। गद्यांश में यदि कोई गूढ़ बात कही गई है, कोई छिपी हुई बात कही गई है तो वो आपको समझा कर लिखनी है, वो व्याख्या है। यानी हर पॉइंट को, हर कथन को उसको खोल खोल करके लिखना है, आपको समझा कर लिखना है। पांचवा पॉइंट और जो आखिरी पॉइंट है वो होता है विशेष। विशेष 1 नंबर का होता है आपका। विशेष में आपको क्या बताना होता है? काव्यांश की तरह ही इसमें भाषा, शब्दावली, शैली, मुहावरों का प्रयोग, कोई प्रतीक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हो, यदि उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है तो उनके बारे में बताना, गद्यांश का मुख्य केंद्र बिंदु या उससे मिलने वाला संदेश, प्रेरणा या भाव, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी होती हैं। जैसे हम गद्यांश काव्यांश में बताते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसमें बतानी है। काव्यांश में हम लोकोक्ति, मुहावरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हम गद्यांश में जरूर इन पर ध्यान देते हैं। यदि आए हैं तो उनको आपको लिखना पड़ेगा। इसमें विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से आप व्याख्या करेंगे। देखो, आपने केवल फॉर्मूला समझा है, आपने उदाहरण नहीं समझा कि आप किस तरह से उस गद्यांश की व्याख्या करेंगे। और आपके लिए कोई गद्यांश आ गया व्याख्या में, पेपर में, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह कक्षा 12वीं की पुस्तक से उदाहरण लिया गया है। अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो 11वीं कक्षा की होगा, पुस्तक से होगा। तो कुटज क्या केवल जी रहा है, यह गद्यांश है। कुटज क्या केवल जी रहा है, कुटज वाले पाठ से है। वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगलें नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय के साथ, बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। यह गद्यांश है और उस गद्यांश की हमें व्याख्या करनी है। तो किस तरह से करेंगे व्याख्या? देखो, व्याख्या आप किसी गद्यांश की या काव्यांश की तभी कर पाएंगे जब आपने पाठ को ठीक तरह से पढ़ा है, उसके शब्दार्थ पढ़े हैं और आपने उसको समझा है। यदि आपने पाठ को नहीं पढ़ा, उसके भाव को नहीं समझा है, तो आप व्याख्या करने में समर्थ नहीं हो सकते, आपके नंबर निश्चित रूप से कटेंगे। तो हम पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे? संकेत स्थल। हमने कहा था कि शुरू के 2-3 शब्द लेने हैं, तो यहां हमने शुरू के 2 शब्द ले लिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, कुटज क्या, फिर डॉट 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 लगा दिया हमने 3 लाइनों में। उसके बाद जो अंतिम शब्द है, हार मत मानो, पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। यह आपका संकेत स्थल हो गया। बिल्कुल आसान है ये, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा, संदर्भ। यह कठिन है। आपको प्रत्येक पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम याद जरूर करना है। यदि आपका यह गलत हो गया तो आपको सीधा सीधा इसमें से 1 नंबर कटेगा। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 के पाठ कुटज से अवतरित है। अवतरित है का मतलब है लिया गया है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह कुटज पाठ निबंध विधा की रचना है। इस तरह से आपका संदर्भ लिखा जाना है। कुछ वीडियोस में संदर्भ प्रसंग को उल्टा कर दिया गया है, तो आप इन चीजों से सावधान रहें कि जो संदर्भ होता है उसका मतलब है कि पुस्तक का नाम, कि उस ग्रंथ का नाम क्या है जहां से इस विषय को उठाया गया है। प्रसंग का मतलब होता है कि जो प्रसंग या जो कथा चल रही है उसे हम प्रसंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा, प्रसंग।
लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज के पेड़ को इस निबंध में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये देखो हमने प्रसंग लिखा है, हम इसको पाठ की भूमिका से शुरू कर सकते हैं। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज के पेड़ को इस निबंध में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कुटज के स्वभाव और संघर्ष को मानवीय व्यवहार से जोड़कर विस्तार से तर्क सहित वर्णन करते हुए कुटज को माध्यम बनाकर मनुष्य के अवगुणों पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि, हमने कहते हैं कि पर इसको छोड़ना है कि आगे वो क्या कह रहे हैं उस व्याख्या हम समझाएंगे। तो ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को आप थोड़ा सा और फेर बदल करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा यही सर्वमान्य होगा, आप इसमें बदलाव करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको हो सकता है याद भी ना रहे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए पूरे वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो ईमेल दिया गया है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके व्याख्या पर। व्याख्या किस तरह से होगी? देखो, गद्यांश जो है इसका बड़ा भाव भरा है, बड़ा संदेश भरा गद्यांश है। इसमें तर्क है, वितर्क है, विश्लेषण है। तो लेखक क्या कहते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इस गद्यांश में कुटज से मानवीय व्यवहार की तुलना करते हैं और कुटज के स्वभाव के माध्यम से मानवीय स्वभाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो, आपको व्याख्या करने में भी भाव भूमिका बनानी पड़ेगी कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं गद्यांश के माध्यम से। वे कहते हैं कि मनुष्य भले ही निकृष्ट श्रेणी का है, लेकिन कुटज ऐसी विकट परिस्थितियों में भी सूखे पहाड़ पर अवगुणों से मुक्त है। उसमें किसी प्रकार की नीचता नहीं है। अभी देखो, ये जो वाक्य हैं ये मैंने उस गद्यांश के भावों पर आधारित हैं, इसलिए जोड़े हैं। लेखक कहते हैं कि क्या जी रहा है वह किसी मनुष्य की तरह, अर्थात वह मनुष्य की तरह स्वार्थी और निकृष्ट जीवन नहीं जीता है, दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यहां लेखक ने भीख मांगने को हीन कार्य बताया, जो कि मनुष्य के मेहनत न करने का संकेत है। अब देखो, ये बातें आपको उसमें गद्यांश में अपने विचारों से जोड़नी है। व्याख्या तभी सार्थक और सफल मानी जाती है, तभी अच्छी मानी जाती है, जब गद्यांश पर आधारित आप अपने विचार भी उसमें रखें। आगे क्या कहते हैं कि कुटज मनुष्य की तरह किसी के पास आ जाने से वह भयभीत नहीं होता और न ही मनुष्य की तरह दूसरों को नीति और धर्म का उपदेश देता है। कहने का आशा है कि जो कुटज पेड़ है, यदि पेड़ के पास कोई आता है तो उसको डर नहीं लगता, स्वभाव भी है पेड़ का, पेड़ किसी से क्यों डरेगा। लेकिन मनुष्य के पास यदि कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो भयभीत होता है कि हो सकता है कि कहीं वो उसको नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह से वो भयभीत होता है। तो कुटज पेड़ भयभीत नहीं होता, ना ही मनुष्य की तरह दूसरों को नीति और धर्म का उपदेश देता है। वह अपनी प्रोन्नति के लिए अपने अफसरों के जूते नहीं चाटता, उनकी चापलूसी नहीं करता। अब देखो, हमें इन लाइनों को स्पष्ट करना है कि लेखक ने ये लाइनें क्यों कही हैं। तो यहां लेखक यह कहना चाहता है कि मनुष्य अपनी प्रोन्नति और अपनी प्रगति के लिए अपने अधिकारियों के खुशामद करने और चापलूसी करने के लिए भी तैयार रहता है। उसमें चाटुकारिता की भावना होती है, लेकिन ऐसी भावना कुटज में नहीं होती। तो यहाँ पेड़ का और मनुष्य का, इन दोनों की तुलना की है, उन दोनों के व्यवहार को आपस में जुड़ा हुआ बताया है लेखक ने, कि जो फिर भी जो कुटज है उसका व्यवहार मनुष्य से श्रेष्ठ है। कि जो कुटज है वो ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी के जूते चाटता है, ना किसी से डरता है, लेकिन मनुष्य ये सारे काम करता है। आगे इसी में, कुटज मनुष्य की तरह भाग्य के भरोसे भी नहीं रहता, ना ही वह ढोंग आडंबर करता है जिस तरह से मनुष्य करता है। वह अपनी आत्मा की उन्नति के लिए नीलम आदि पत्थरों के टुकड़े धारण नहीं करता, क्योंकि पेड़ है तो कैसे धारण करेगा। लेकिन मनुष्य अपनी प्रगति के लिए तमाम तरह के ढोंग जो आडंबर होते हैं उनमें घुसा रहता है। ना ही अंगूठी पहनता है, दूसरों पर खिसियाता नहीं है। वह दुनियादारी से अप्रभावित रहकर शान से जीता है। किस उद्देश्य से जीता है, किसके लिए जीता है, इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी कुटज में एक बड़ी बात है कि वह मनुष्य जैसे स्वार्थ से ऊपर है।
तो आपने देखा कि छोटे से गद्यांश को हमने कितना बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, उसकी कितना कितना विस्तार दिया उसको। लेखक जो चीज उसमें कुटज के माध्यम से समझाना चाहता है वो चीजें हमें इसमें व्याख्या में लिखनी पड़ती हैं। ये इसकी व्याख्या होती है। लास्ट में जो क्या क्या उदाहरण देते हैं कि अब लेखक भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे समझ के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास के साथ ग्रहण करना चाहिए। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो यह संदेश भी दिया गया है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, कोई भी गद्यांश हो। देखो, गद्यांश की व्याख्या करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको पाठ को कई बार पढ़ना पड़ेगा। आपके पास गाइड है तो आप गाइड से पढ़ें, आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो आप उसमें से पढ़ें, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। बिना पाठ को कई बार रिवाइज किए आप व्याख्या को नहीं हल कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज है, मान के चलो आपने कोई पाठ नहीं पढ़ा और उसी में से व्याख्या आ गई, तो आप उसको कैसे हल करेंगे? आप सप्रसंग जो प्रसंग है, संदर्भ है, संकेत स्थल है, वो आप लिख दें। गद्यांश में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गद्यांश को आप ज्यों का त्यों उतार दें। आप हल्का फुल्का उसमें जो जोड़ना चाहते हैं विषय से संबंधित, आप उसको जोड़ सकते हैं। उसमें भी जो एग्जामिनर है वो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे देंगे। अब आते हैं विशेष, जो कि लास्ट बिंदु है इसका। तो विशेष में हमें क्या लिखना होता है? भाषा से संबंधित उसकी जो सौंदर्य की बातें हैं या जो भाव सौंदर्य की बातें वो लिखनी होती हैं। तो पहला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कभी हार नहीं मानने की प्रेरणा दी है। तो इसमें जो संदेश है, जो भाव है, जो मूल केंद्रीय भाव है, जो प्रतिपाद्य है, वो हमें इसमें बताना होता है। दूसरा, कुटज के माध्यम से मनुष्य के नीच स्वभाव पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। तीसरा, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, यह हमें जरूर बताना है कि भाषा कौन सी है इसमें। चौथा, व्यंग्यात्मक शैली है, प्रभामयी है, इसको सरल सहज शैली भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यंग्य दिया गया है तो व्यंग्यात्मक शैली हो गई। सरल सरस वो भी लिख सकते हैं आप इसमें। पांचवा, शब्द योजना, शब्द चयन प्रभावशाली है, क्योंकि शब्दों का जो चयन किया है लेखक ने, आप देखा होगा भाषा में कि बिल्कुल ऐसे चुने हुए शब्द हैं, चुने हुए वाक्य हैं, चुने हुए तर्क हैं। मनुष्य के व्यवहार पर एक एक वाक्य उनका सटीक बैठता है। तो सटीक प्रयोग हुए हैं। लेखक ने जो भी कथन प्रयोग किए हैं वो कैसे हैं? सटीक है। छठा है, तत्सम शब्दों की बहुलता है। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे हैं जो तत्सम शब्द हैं, तो ये हमें इनमें लिखने हैं। अब आते हैं हम दूसरे गद्यांश पर, जो 11वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा से है। तो 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं वालों के आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ये आपकी समझ को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, चलो। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। आपने पाठ पढ़ लिया होगा तो पहचान भी करें, और जब हम संदर्भ पर पहुंचेंगे उससे पहले आप इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुकिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? तो आपको पाठ पता चल गया होगा कौन से पाठ से है गद्यांश, लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम संकेत स्थल लिखेंगे। कड़ी मेहनत, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, डॉट डॉट लगा दिया, ईंटें लग जाती हैं, या इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। तो शुरू के शब्द और अंत के शब्द, बीच में डॉट डॉट डॉट। दूसरा पॉइंट है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के पाठ खाना बदोश से अवतरित है। इसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। यह पाठ कहानी विधा की रचना है। प्रसंग होगा इसका,
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के कार्य, उनकी इस घर बनाने की इच्छा और भट्ठा खुलने के बाद की प्रसन्नता का चित्रण किया है। लेखक सुखिया के माध्यम से भट्ठा मजदूरों की मेहनत कश जिंदगी का चित्रांकन करते हुए कहते हैं कि, तो देखो यहाँ मानो और सुखिया दोनों का चित्रण है। भट्टे की जिंदगी का चित्रण है कि भट्टा जब खुलता है, ईंटें जब उसमें पककर निकलती हैं तो किस तरह से उनके चेहरे पर खुशी के भाव आते हैं। व्याख्या, काफी दिन बाद भट्टा खुला। भट्टा खुलने से मजदूर और भट्टे के मालिक दोनों को ही राहत की सांस मिलती है। उन्हें सुकून मिलता है क्योंकि कई महीनों की मेहनत इसी समय दिखती है। भट्टे से पक्की ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। अभी देखो ये लाइनें हमने अपनी तरफ से जोड़ी हैं क्योंकि आपको स्पष्ट करना है गद्यांश में कि लेखक क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है। तो भट्टे से पक्की ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। सुखिया की पत्नी मानो तो ईंटों को ऐसे बैठकर देख रही थी जैसे वह मन ही मन अपने सपनों का निर्माण कर रही हो। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग बदल गया था। कच्ची मिट्टी की पीली ईंटें भट्ठे में पककर अब लाल हो गई थी। मानो बार बार ईंटों को पलट पलट कर देख रही थी। मानो के मन में यह ख्याल आता है कि वह भी एक पक्का घर बना ले और अपने पति से पूछती है कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लग जाती होंगी। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि मानो के इस कथन से मजदूरों की गरीबी, उनकी चिंताएं और घर बनाने की लालसा और सपने, इन सब को चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस गद्यांश को विस्तार दिया है। जो लेखक कहना चाहता है पात्रों के माध्यम से, उन बातों को हमने इसमें विस्तार देकर के कहा है। अब आते हैं इसके विशेष पर। विशेष में पहला होगा भट्ठा खुलने के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। तो उसमें किस बात का चित्रण किया गया है ये हमने बताया है। यदि इसमें कोई प्रेरक प्रसंग अलग से दिया है या इसमें कोई संदेश दिया गया है तो उसके बारे में बताएंगे। दूसरा है मानो के मन की इच्छा को सभी मजदूरों की इच्छा के रूप में प्रकट किया गया है कि मानो की इच्छा जो है कि पक्का घर बनाने की, वो हर मजदूर की इच्छा होती है। तो मानो यहाँ पर एक प्रतिनिधि है मजदूरों के। हर मजदूर की पक्का घर बनाने की इच्छा होती है। तीसरा, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। चौथा, भाषा योजना कहानी के भावों का विश्लेषण करने में समर्थ है। इनके शब्द बिल्कुल आसान हैं और वाक्य भी ऐसे हैं जो उनके भावों को बाहर निकाल कर लाते हैं कि जो मानव है वो क्या सोच रही है। पांचवा, दिन रात लाल लाल उलट पुलट देखते देखते कई आदि शब्दों के प्रयोग से स्थिति के चित्रांकन में भावानुकूलता पैदा हो गई है। तो यहाँ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो इनको हमने अलग से छांट कर लिख दिया इसमें। इनसे सौंदर्य बढ़ रहा है गद्यांश का। छठा है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मकता का मतलब होता है कि वर्णन इस तरह से किया जाता है कि वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई चित्र हमारे सामने रखा हुआ है और उसको हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आप काव्यांश की व्याख्या के लिए कि उसकी व्याख्या कैसे करें दूसरा वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।